नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर की, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी जगहसाई हो रही है। दरअसल मोदी सरकार अखंड भारत की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। सरकार बार बार यह कह रही है कि पीओके हमारा है, हमारा था, हमारा ही रहेगा, जिसे हम हर हाल में वापस लेकर रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं सरकार पीओके को वापस लेने से पहले वहां से एक सेब लेकर आए। अब आप सोचिए, जहां सरकार पूरा पीओके वापस लाना चाहती है, वहीं कांग्रेस वहां से मात्र एक सेब लाने की बात कह रही है। इससे कांग्रेस पार्टी की सोच के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतने गंभीर मसले पर कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से दिया गया यह तंज भरा बयान वाकई हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। यह तंज उस पीओके के लिए दिया जा रहा है जो अखंड भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर स्वतंत्रता के बाद भी आज तक गुलामी का साया बना हुआ है। सरकारों को आना जाना लगा रहा, लेकिन पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहा। पीओके पर आज अगर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है तो इसकी वजह भी कांग्रेस ही है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी इस मसले पर सरकार का साथ देने की बजाय मजाक बना रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पीओके पर इतनी हल्की बात क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानती है? क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि भारत फिर से अखंड भारत बने? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मोदी सरकार बार बार ये कह रही है कि पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में इस पर बयान दे चुके हैं और इसके बावजूद कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है। अधीर रंजन चौधरी सरकार पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि पीओके तो छोड़िए, वहाँ से पहले एक सेब तो लाकर दिखाइए। अब सोचिए, सरकार पीओके को वापस लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक सेब ही वहां से लाने के लिए सरकार को बोल रही है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके को लेकर कांग्रेस की सोच क्या है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण यानी कि संशोधन और पुनर्गठन 2023 का बिल पेश किए थे, जिसके बाद में संसद द्वारा पारित कर दिया गया और ये दोनों बिल राज्यसभा से भी पास हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो गई, जिसमें से 24 सीट उन क्षेत्रों के लिए नामित है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंतर्गत आते हैं और इसी से आप सरकार के इरादों का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस है कि बयानबाजी से बाज नहीं आ रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पीओके है क्या। दरअसल कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। हालांकि पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताता है, लेकिन सच तो ये है कि आजाद नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसे हम और आप आम बोलचाल में पीओके कहते हैं। तो वहीं अब कांग्रेस चाहे जो भी कहे, लेकिन देश की जनता ये जानती है कि भारत सरकार कश्मीर को लेकर निश्चित है और उसे वापस लेकर ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारत सरकार बार बार यह कह रही है कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा था, पीओके हमारा ही रहेगा और पीओके को हम जल्दी वापस ले लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर किस तरीके से मजाक बना रही है और अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े नेता अगर ऐसा बयान देते हैं तो वाकई में ये हैरान भी करता है, परेशान भी करता है और इससे समझ भी आता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच गंभीर मसलों को लेकर आखिर है क्या। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आप पीओके तो वापस तब लाएंगे जब पहले आप वहां से एक सेब तो लाकर दिखाइए। यानी कि सीधे तौर पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार को यह चुनौती दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि पीओके अगर बना तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी। और वही कांग्रेस पार्टी और उसी कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो हैरानी होती भी है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे।
हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ आशीष मिश्रा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। और इन सब के अलावा रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. सोनी जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले आशीष जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। भाई सरकार तो कह रही है कि हम पीओके को वापस लेंगे और आप कह रहे हैं कि सिर्फ वहां से एक सेब लेकर आइए आप। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या एक सेब से ही कांग्रेस पार्टी खुश है क्या? आप नहीं चाहते हैं कि अखंड भारत का हिस्सा एक बार फिर से पीओके बने? क्या चाहते हैं आप आशीष जी? आशीष जी आवाज आ रही है मेरी? आपको सुन पा रहे हैं क्या आप? मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ हाँ बोलिए, आपने सवाल सुना मेरा? मैंने आपका सवाल सुना। हाँ बोलिए आप। सरकार तक ये संदेश जाना चाहिए कि 9.5 वर्षों के बाद आज सरकार को याद आई है कि पीयूके हमारा हिस्सा है। हम तो सदैव आजादी के पहले से कहते आए हैं, आजादी के बाद भी कहते आए हैं कि भारत का अभिन्न अंग है पीयूके। और यदि आप सेब की बात, रंजन चौधरी जी ने जो बयान दिया है उस पे, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि कभी कभी कुछ चीजों को कहने के लिए कटाक्ष की आवश्यकता हो। कटाक्ष रूप में बातें कही गई हैं कि 9.5 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया। क्या आपको पूर्ण बहुमत की वर्षों के बाद अगर पूर्ण बहुमत की सरकार दी गई थी तो क्या घास छिलने के लिए दी गई थी? और आज आप कह रहे हो 9.5 वर्षों के बाद, क्योंकि आप जानते हो शीतकालीन अधिवेशन का आखिरी दौर चल रहा है। कुछ भी करेंगे, कोई बिल पारित नहीं हो सकता, जो हो हंगामा चल रहा है। उसके बावजूद सिर्फ एक चुनावी जुमलेबाजी करने के लिए एक और तरह का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कि हम मानते हैं कि नहीं पीओके बना क्यों? पीओके बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन सी पार्टी है वो? यदि आप ऐसा कहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इतने वर्षों से लगातार हमारे ऊपर आक्रमण करते आ रहा है, हमारे सैनिकों को मारते आ रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि हम एक साथ में अटैक नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन की पॉलिसी। इस देश का सैनिक बलिदान देता है, इस देश का सैनिक बलिदान देता है, सैनिक कभी मारा नहीं जाता। पहले तो आप अपनी भाषा को सुधारिए, आपकी भाषा पर मुझे आपत्ति है। अगर देश को आप ये कहेंगे देश के सैनिक को कि वो मारा गया, तो मुझे इस पर आपत्ति है। देश का सैनिक कभी मारा नहीं जाता। देश का जो सैनिक होता है वो बलिदानी होता है, वो बलिदान देता है देश के ऊपर, अपनी जान को न्यौछावर करता है। तो मारे जाने वाला जो शब्द है इस पर मुझे आपत्ति है। ऐसा शब्द आप कृपया आगे प्रयोग ना करें इस डिबेट में। आपका कहने का अर्थ क्या है जी? अमित शर्मा जी, आपका कहने का अर्थ क्या है? पुलवामा अटैक में भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत अपने सैनिकों को शहीद करवाया? आप नहीं, आप बच्चों से पूछिए, ये आप कह रहे हैं, मासूम बच्चों से पूछिए, ये आप कह रहे हैं। किसने क्या किया, उसके बदले में क्या हुआ, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, ये भी आप बखूबी जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आशीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पीओके को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? जिस पीओके को आपने गवा दिया, अगर ये सरकार उसको वापस लाना चाहती है तो आप सरकार का साथ देने के बजाय आप सरकार का मजाक क्यों बना रहे हैं? और आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े नेता को इतने गंभीर मसले पर इस तरीके से हल्की और छोटी बात नहीं करनी चाहिए थी? आप उनका बचाव कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ बातों को मजाक के लहजे में भी बोल दिया जाता है। आपको लगता है कि मजाक का विषय है, ये इतना गंभीर मसला है, आप कह रहे हैं मजाक में बोल दिया होगा? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसको ठीक करेंगे, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। आई सिंह भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि भाई आप पीओके तो वापस तब लाएंगे जब वहां से पहले आप एक सेब लेकर आइए, कैसे देख रहे हैं आप? कैसे देख रही है आपकी पार्टी इस पूरे बयान को, इस पूरे मसले को, और कांग्रेस पार्टी के इस मसले को लेकर रवैये को? देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, जब से भारत आजाद हुआ है तब से देश को तोड़ने की इन्होंने कोई साजिश नहीं छोड़ी है जो इन्होंने देश के प्रति न रची हो। जब देश आजाद हुआ तो आप देखिए हमारे नेहरू जी ने कितनी कितनी गलतियां की। आज ये नेहरू जी की गलती का ही कारण है जो हमारा भारत का एक अभिन्न अंग जिसको हम पीओके कह रहे हैं आज जो पाकिस्तान के अंदर है। जब उस टाइम लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था, भारत की सेनाएं लड़ते लड़ते लाहौर तक पहुंच चुकी थी जी। और लाहौर तक पहुंचने के बाद हम उस जमीन को लाहौर तक कब्जा करने वाले थे, मगर जो है ना किसने सीज फायर की घोषणा किसने करवाई? नेहरू जी ने। सीज फायर कौन करवाता है? जो सेना पिटती है, जो मार रही वो नहीं करती।
मगर नेहरू जी को लगा कि भारत की सेना तो पाकिस्तान को कब्जा कर रही है, तो ये तो कहीं गलत होने लगा, तो ये तुरंत जो है इन्होंने सीज फायर करवा दिया। और फिर यही पर नहीं रुके, आप देखिए यूनाइटेड नेशन में चले गए, वहां जाके इन्होंने वहां पर उठवा दिया। अरे हमें क्या जरूरत थी, ये तो पाकिस्तान जो कार्य करता वो किसने किया, नेहरू जी ने किया। तो ये आज पीओके है, ये कांग्रेस के नेहरू जी की गलतियों की वजह से आज हमसे है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कहा है, हमारा 10 साल का कार्यकाल है, हम 10 साल के कार्यकाल में बार बार कहा है पीओके हमारा अभिन्न अंग है और जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और उसको लिए बिगर हम शांति से बैठ भी नहीं सकते। इन शब्दों को माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी दोहराया है कि हम पीओके के लिए जान भी दे सकते हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो इसका मजाक बना रही है, तो इनके खून में, इनके डीएनए में ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया हो तब भी इन्होंने हमारे सैनिकों की जो है ना सबूत नहीं, लेकिन क्या नहीं ऐसी भदौरिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 2024 से पहले सरकार की कोई तैयारी है क्या ऐसी? तो इनकी सोच में बन चुका है कि भारत को किसी तरह से जो है टोल किया जाए, प्रधानमंत्री को टोल किया जाए, संविधान को ठेंगा दिखाया जाए, मगर पाकिस्तान के विपक्ष पक्ष में ये हरदम बोलते रहे। तो ये कांग्रेस की आज सोच बन चुकी है। मगर हमने जो कहा है, हमारी सरकार ने कहा है कि हम पीओके को जब तक ले नहीं लेते तब तक शांति नहीं बैठेंगे। जिस तरह से हमने जम्मू कश्मीर को आजाद कराया, धारा 370-35A हटा के, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है कि हम पीओके भी लेके दिखाएंगे। कांग्रेस जैसी ढुलमुल राजनीति हमारी नहीं है। हम देश के प्रति समर्पित हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। भारत का अगर एक सुई के बराबर भी जगह कोई अगर ले गया है ना, हम उसको वापस लेके आएंगे। हमारी नेहरू जी और कांग्रेस वाली सोच नहीं है। नेहरू जी ने एक बार कहा था, जब शायद इनको मालूम नहीं होगा, इन्हें याद नहीं होगा, तो भी ये याद करके नहीं आते। जब चाइना ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली थी, तो नेहरू जी के ही कैबिनेट के एक मंत्री थे, उन्होंने सदन में कहा था कि चाइना हमारी जमीन कब्जा कर रहा है। तो नेहरू जी ने कहा था वो बंजर भूमि, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि बंजर तो हमारा सर भी है, इसमें बाल नहीं है, तो क्या हम सर को कटवा दें। तो इन लोगों की सोच ये रही है कि किसी भी देश को तो खंड खंड किया जाए। जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग कर दिया, यही सोच इनकी और है कि भारत के और टुकड़े कराए जाए, क्योंकि इनकी सोच में मजहब, जात, धर्म, पंथ, मजहब इसकी राजनीति करने वाले लोग हैं। तो ये भारत के हितैषी नहीं हो सकते। कांग्रेस आप देखिए ना, जब हमारे सैनिक जाके वहां बलिदान देते हैं, एक उनके प्रति एक आंसू नहीं बहाएंगे। और अगर बटाला हाउस होता है तो इनकी सोनिया जी पूरी रात रोते रोते सो नहीं पाती है। तो सोच यहाँ दिखाई दे जाती है कि देश के प्रति कौन समर्पित है, राष्ट्र के लिए कौन समर्पित है। लगाने वाले लोग हैं, उनके रहने पर शहादत होती क्यों है? आप ही कहते हो ना भारत का बोलबाला है, डंका बज रहा है, फिर हमारे देश के जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखा होगा कश्मीर में आपने क्या हालत बना रखी थी, पत्थरबाजों की फौज बना रखी थी। कश्मीर में ही हमने देखा है, हमने कश्मीर में ही देखा आतंकी को कैप्टन देवेंद्र सिंह डीवाईएसपी थे। डीवाईएसपी, चले मैं आऊंगा आप दोनों के पास में, लौटूंगा आपके पास। गाड़ी में लेके घूम रहे थे। हाँ ठीक है। ऐसे ही भदौरिया जी आपकी लाइट चली गई मुझे लग रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक करिए, आते हैं हम आपके पास। जय सोनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए राजनीति चलती रहेगी, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, ये हमलावर होते रहेंगे, ये इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाते रहेंगे। वाल पलटवार का जो सिलसिला है वो हो सकता है कि आगे भी चलता रहे इसी तरीके से। लेकिन इन सबके बीच में आपसे जानना चाहता हूं कि पीओके के लेकर मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की जो इच्छा शक्ति है, जो तैयारी है, वो आपको कैसी नजर आती है? कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर भी मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि आप उसको कैसे देख रहे हैं। जय हिंद अमित जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैलेस के साथ हूं। मैं आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ था। आपके चैनल पे मेरा रैंक गलत दिखाया जा रहा है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि उसको ठीक करवा दीजिए प्लीज। ठीक है सर, अमित जी, जहां तक आपका प्रश्न है, मैं बताना चाहूंगा 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है,
उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उस श्रृंखला में जंग नंबर 3 है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए। इसी साल 9 अगस्त को पूर्व सेना अध्यक्ष जो 1 साल पहले रिटायर हुए थे जनरल नरावने, उन्होंने द प्रिंट में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा अगर भारत पे 2 फ्रंट वॉर होगा तो वो भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। हम अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को लेने की बात कर रहे हैं तो जब भी हम ये मुहिम छेड़ेंगे हमें याद रखना होगा कि हम सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चीन 2013 से जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने हैं वो सैनिक तरीके से इकट्ठे आ चुके हैं। तो हम अगर पीओजे लेने की बात करते हैं तो हमें 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज की तारीख में चीन हमसे 30 साल आगे है। 2014 में चीन की सेना पीएलए ने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन रिलीज की थी जिसमें उसने कहा था कि चीन दुनिया में किसी कोने में किसी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है, और 6 डोमेन हैं जमीन, समुंदर, आकाश, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस वॉरफेयर। और इसका एक छोटा नमूना हमने 7 अक्टूबर को देखा जब हमस ने इजराइल पे हमला किया सुबह 6:30 बजे। 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया गया। 20 मिनट तक इजराइल की सेना को पता नहीं चला कि 1000 से ज्यादा हमस का आतंकवादी 15 मील तक उनके देश के अंदर आ चुका है और कत्लेआम कर रहा है। यानी कि एक छोटा ट्रेलर था, क्योंकि हमस को चीन का पूरा समर्थन है। हमस के आतंकवादी इतने पढ़े लिखे नहीं है, इसमें सीधा चीन ने समर्थन किया ऐसी बड़ी कार्रवाई करने के लिए। जो आगे की जंग होंगी, आगे की जंग में अहम भूमिका साइबर निभाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निभाएगी, उसके बाद जमीनी सेनाएं या वायु सेना आएगी। तो अगर हम आज की तारीख में देखें, चीन हमसे 30 साल आगे है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में। हम अगर चीन को मात देना चाहते हैं और साथ में पाकिस्तान चीन दोनों को मात देना चाहते हैं तो हमें 2 चीजें फौरन करनी होंगी। सबसे पहले हमें अपना रक्षा बजट को और बढ़ाना होगा, और दूसरा जो हम चीन के आर्थिक चुंगल में हैं कि साल प्रति साल हमारा चीन के साथ व्यापार बढ़ रहा है, हमें उसे खत्म करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बहुत एक सफल नारा दिया है, और ये अब भारत के जो बिजनेसमैन हैं ये उनके ऊपर निर्भर है कि वो चीन से इंपोर्ट करना बंद करें। बेशक उन्हें मुनाफा कम हो लेकिन उन्हें भारत के अंदर बनाना चाहिए। जो भारत सरकार कर सकती थी उन्होंने किया है। अब वक्त आ चुका है कि भारत के नागरिकों को भारत सरकार की पूरी मदद करनी चाहिए, और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की वजह से हमें चीन के आर्थिक चुंगल में से निकलना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ऐसी भदौरिया जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जो जय सोनी जी कह रहे हैं कि भाई ये 2 फ्रंट वॉर होगा, यानी कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आपने जो मुश्किल चीज़ें हैं उन्हीं को आसान किया है। हमने देखा है धारा 370, 35 ये को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती थी। बार बार ये विपक्षी पार्टियों की ओर से ये कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन ये सब संभव हो रहा है इस देश के अंदर। तो जो नामुमकिन सा लग रहा है उसको आपने मुमकिन करके दिखाया है। लेकिन फिर भी जय सोनी जो कह रहे हैं पीओके को लेकर खास तौर पर, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पे अमित जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक आई है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब तक बने हैं, हमने हर मोर्चे पे जो है ना अपना एक परचम लहराया है। जिस तरह से 2014 से पहले हमारे भारत में लाइफ जैकेट भी नहीं हमारे सैनिकों पे हुआ करती थी, आज हम लाइफ जैकेटें नए जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आज हम ज्यादा से ज्यादा जितने भी आर्मी के इक्विपमेंट हैं हम उनको भारत में निर्माण करा रहे हैं। आज हम तेजस बना रहे हैं, आज हम बड़े बड़े पानी के जहाज बना रहे हैं, आज हम पनडुब्बियां बना रहे हैं, आज हम टैंक बना रहे हैं, आज हम फाइटर विमान अच्छे से अच्छे बना रहे हैं। और आने वाले 4-5 साल में हम हर वो चीज शुरू कर देंगे जो अमेरिका के पास नहीं होगी, और हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर बनेंगे, आप देखना। आप और जैसे हमारे अभी जो कर्नल साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि हमें 2 फ्रंट के लिए तैयार रहना चाहिए। मगर मैं एक बात आपको और बता देना चाहूंगा,
हम 2 के लिए नहीं, हम 2.5 फ्रंट के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी इस बात को पहले ही हमारे सीडीएस बिपिन रावत कह चुके हैं। अगर भारत के साथ अगर वार होता है तो भारत को 2.5 फ्रंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 2 फ्रंट वो है जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, और आधा फ्रंट वो है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है और जो खुल के विरोध कर रहा है। आज जैसे कांग्रेस विरोध पे खड़ी रहती है हमारे सैनिकों की शहादत के लिए, कहती है कि सैनिक मारे गए, तो ये भी आप मान के चलिए जो हमारे साथ वार लगेगा ये हमारे साथ नहीं होंगे। ये जो है ना विपक्ष में खड़े नजर आएंगे, जैसे आज खड़े हैं उस टाइम भी खड़े होंगे। तो कर्नल साहब से मैं यही कहना चाहूंगा कि कर्नल साहब, हम 2 नहीं, हम 2.5 फ्रंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कहीं से कहीं कमजोर नहीं है किसी भी साइड से, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे आर्मी के इक्विपमेंट हो, या हमारी आर्मी का मनोबल हो। आज हमारी आर्मी का मनोबल इतना हाई है कि आप इस बात को खुद ही जानते हैं कि आप आर्मी ऑफिसर हैं। आपने देखा होगा, मैं भी आर्मी में जॉब करके आया हूं, मैं भी आर्मी में रहा हूं। हमारे टाइम अगर पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर एक गोली चल जाती थी तो हम जवाब नहीं दे पाते थे, मगर आज गलती से वो एक फायर करते तो हमारा जवान तब तक उसके ऊपर फायर छोड़ता है कि जब तक वो निपट नहीं जाते। तो आज हमने अपनी सेना का वो मनोबल अब किया है कि आज उनको कहने की जरूरत नहीं है। इसका आपने उदाहरण देखा है कि गलवान सेक्टर में जिस तरह से चाइना को खदेड़ के हमारे सैनिकों ने मारा था, तो वो अब हमारे सैनिक को सन 62 वाली बात नहीं रही है ना। उस टाइम सरकार की इतनी आत्म, सैनिक हमारे तब भी बलवान थे और आज भी है, सैनिक कभी कमजोर नहीं था। कमजोर थी तो हमारी सरकारें थी जो हमारे सैनिकों को कमजोर बना के रखती थी। तो आज सरकार भी मनोबल से भरपूर है, हर तरह से भरपूर है, और आज हमारे सैनिकों का भी मनोबल है। तो मैं कर्नल साहब को, पूरे देश को बताना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, आज देश हमारा ऐसे सुरक्षित हाथों में है कि ऐसे चाइना पाकिस्तान और भी आ जाएंगे तो वो हमसे मुंह की खा के जाएंगे, उनकी औकात नहीं होगी जो हमारे सामने टकरा जाए। बिल्कुल। तो पीओके को लेकर अधीर रंजन चौधरी की ओर से जो बयान दिया गया है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी कोई अच्छा काम होता है देश के अंदर, जो भी कोई शुभ काम होता है, बड़ा काम होता है, अच्छा काम होता है, तो कांग्रेस पार्टी उस पर अड़ंगा क्यों अड़ाती है? देखिए, मुझे अच्छे से याद है कि धारा 370 और 35 को जब हटाया गया था तो तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो लगातार इस बात का विरोध भी कर रहे थे और ये भी बात कर रहे थे कि भाई ये आप कर ही नहीं सकते, ये आपके बस की बात की नहीं है, क्योंकि खुद खून की नदियाँ बहाएंगी। लेकिन आज देश में ये संभव हो पाया है, ये सब हुआ, और कांग्रेस पार्टी आज भी इसको बहाल करने की बात कहती है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम जब भी सत्ता में हम आएंगे तो हम इसको बहाल करेंगे। तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो नहीं कर पाई, या कांग्रेस पार्टी अपनी ओछी राजनीति के चलते जो चीज़ बरकरार रखना चाहती थी, जो कि देश हित में नहीं था, अगर ये सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो भाई ये बहुत अच्छा काम है। भाई अखंड भारत होना चाहिए, हम सब ये चाहते हैं, पूरा देश ये चाहता है, और अखंड भारत के लिए सरकार कोई काम करना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत नहीं कर रही है, बल्कि उसका विरोध कर रही है, उसका मजाक बना रही है। ये अच्छा नहीं है। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी शुभ काम हो, उसमें कांग्रेस पार्टी अशुभ बातें क्यों ढूंढती है? आशीष जी। आशीष जी, अनम्यूट करिए उसको, म्यूट कर रखा है आपने फोन अपना। हाँ, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही आपकी। आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना फोन पहले अनम्यूट करिए, म्यूट कर रखा है आपने। अब बोलिए। अमित शर्मा जी, मैं आपसे आपके माध्यम से बताता हूँ, आपने अपनी बातों को कहा, मैंने एकाग्रता से सुना है आपकी बात को। अब मेरी बातों को आप भी एकाग्रता से सुनिएगा। हाँ, बोलिए। आप हर चीजें कहते हैं कि कोई भी चीज होता है तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन क्यों नहीं करती, उसके खिलाफ क्यों खड़ी होती है। आप मुझे बताइए कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सबसे पहले कपाट खोलने वाले का नाम क्या था? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी। सही हूँ? दूसरी चीज, नहीं, क्या इस देश की जनता ने सिर्फ ताला खुलने का इंतजार कर रही थी क्या? जब संधि की नहीं, आप ये बताइए, क्या इस देश की जनता सिर्फ ताला खुलने से खुश हो जाएगी क्या? वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए वो एक भव्य और दिव्य मंदिर का इंतजार कर रही थी, जो कि अब बन रहा है 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कर पाई? सिर्फ आप ताला खुलना जो है वो अपनी कामयाबी बता रहे हैं। भाई ताला खोलना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। कुर्बानी दे देनी है।
आपका कहना ऐसा है क्या? धारा 370 और 35 एक ही बात है, जनमत संग्रह करवाने की बात पहले हुई थी, सरकारों ने प्रयास किया था, लेकिन क्या हुआ? अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 20,000 25,000 जवानों को बुला के सबको घर में कैद करके जबरदस्ती अगर आप कोई काम करवाना चाहते हो, जिसका परिणाम है पिछले 2, 2.5, 3 साल होने को आ रहे हैं, चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो रही है। इतना तो इनका डर ऐसा है। मैं मुंबई से आता हूँ, वहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां जो काम पहले नहीं हो रहे थे सारे काम वहां पर हो रहे हैं, सिनेमा हॉल में पिक्चर्स लग रही हैं, टूरिस्ट वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, शांति ही शांति चारों ओर दिखाई पड़ रही है, पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं आई है 2023 में सामने। तो ये सब आपको बदलाव नहीं दिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास अगर समय बचेगा तो। समय मेरे पास बचा नहीं। हाँ, जल्दी से आई सिंह भदौरिया जी, आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट 15 सेकंड का, जल्दी से। आज सबसे ज्यादा कश्मीर में जो पर्यटन जा रहा है, आपके टाइम कौन रहता था वहाँ? पत्थरबाज होते थे। आपके टाइम वहाँ टेरिस आया करते थे, आज वहाँ इन्वेस्टर जा रहे हैं। ठीक है, जय सोनी जी आपका भी आखिरी कमेंट। हाँ पत्थर नहीं हो सर, रही है, प्लीज सर। हाँ आज इन्वेस्टरों के ऊपर ठीक है, जय सोनी जी आप बोलिए, जय सोनी जी बोलिए। लहराने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, लाल चौक पर आई सिंह भदौरिया जी मेरे पास समय नहीं बचा सर, समय होता तो मैं आपको बिल्कुल अनुमति देता कि आप और बोलते। ठीक है, हाँ जय सोनी जी जल्दी से। अमित जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को लेना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, अगर हम बिल्कुल एक नियमित तरीके से चलें, आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया को और सफल बनाएं, चीन के साथ अपना व्यापार बिल्कुल खत्म कर दें और अपनी साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस वॉरफेयर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके हम उसको करें। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा कि हम पूरी तरह से तरक्की तब कर पाएंगे चाइना के साथ बराबर होगा। चलिए सर, मेरे पास समय इतना ही बचा है। जय सोनी जी आपका, आशीष जी आपका और आई सिंह भदौरिया जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को किसी गफलत में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि यह नया भारत है और इस नए भारत में सब कुछ मुमकिन है, यानी कि नामुमकिन को मुमकिन करना ही सरकार का काम है और ये सरकार ने ये करके भी दिखाया है। और इसीलिए ये पूरी उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द पीओके में भगवा ध्वज लहराएगा, बहुत जल्द पीओके में तिरंगा लहराएगा, तिरंगा फहराया जाएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।